द जुडिशरी। सो अभी तक हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब कि हमने डेमोक्रेसी के जो 3 पिलर्स होते हैं उनमें से 2 को डिस्कस कर चुका है। पार्लियामेंट जिसे हम लेजिस्लेचर भी कहते हैं, फर्स्ट वन वो हो गया, और सेकंड हमारी एग्जीक्यूटिव मतलब कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हमारी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम हमारी तीसरी जो पिलर है डेमोक्रेसी का उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है जुडिशरी। जुडिशरी एक तरीके से हमारी न्यायपालिका होती है जो कि लोगों को न्याय देने का काम करती है। और डेमोक्रेसी में ये जो इंस्टीट्यूशन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका क्या रोल होता है वो अभी हम देखते हैं। Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with. तो इस चैप्टर की शुरुआत हमने एक ऑफिस मेमोरेंडम से की थी। तो अब एक आखिरी बार हम ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम वाली स्टोरी को वापस से एक तरीके से याद करते हैं। This time let us not recall the story but imagine how different the story could have been. अब इस बार आपको एग्जैक्टली स्टोरी रिकॉल नहीं करनी, आपको क्या सोचना है कि स्टोरी किस तरीके से अलग हो सकती थी, किस तरीके से स्टोरी थोड़ी बदल सकती थी। Remember, the story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. तो याद करो कि हमारी जो स्टोरी थी उसमें ऑफिस मेमोरेंडम का जो पूरा केस था उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में। कुछ लोग जो थे वो इस मेमोरेंडम के फेवर में थे, कुछ लोग इसके अगेंस्ट में थे। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि 27% जो रिजर्वेशन है वो SC/BCs को मिले, और कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं ये रिजर्वेशन सही है। और सारे लोगों ने एक तरीके से, ऐसे लोग जो कि इसके अपोज में थे, इस रिजर्वेशन के अपोज में थे, उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि इस तरीके का रिजर्वेशन नहीं आना चाहिए। फिर कोर्ट में क्या हुआ, इसके ऊपर पूरी कार्रवाई चली, केस चला, और उसके बाद कोर्ट ने वर्डिक्ट दी कि जो रिजर्वेशन गवर्नमेंट लाई है, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम लाई है वो सही है, ये सोसाइटी के लिए गंदा नहीं है। बट कुछ चेंजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किए थे, जैसे कि इनकम के बेसिस पे आप ये क्लासीफाई कर दो कि SC/BCs में से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्चुअली रिजर्वेशन मिलेगा। मतलब कि SC/BCs में कुछ ऐसे लोग होंगे जो थोड़े वेल ऑफ होंगे, जो थोड़ी ऐसी कंडीशन में होंगे कि जो अच्छे से खाना खा सकते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी नौकरी ले सकते हैं। तो ऐसे लोग भले ही बैकवर्ड क्लास से हैं बट उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, और ऐसे लोगों को हम नॉन क्रीमी लेयर क्रीमी लेयर कहते हैं। मतलब जो थोड़े वेल ऑफ हैं, क्रीमी लेयर है, राइट। वही रिजर्वेशन एक्चुअल में उनको मिलना चाहिए जो नॉन क्रीमी लेयर्स है, मतलब कि जिनकी जो इनकम है वो इतनी कम है कि वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते, सही तरीके से वो अपना खाना या जो डेली की चीज़ें हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। तो ऐसे बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये जो चेंज है वो गवर्नमेंट को कोर्ट ने सजेस्ट किया था, और गवर्नमेंट ने कोर्ट की इस सजेशन को माना और इसको इम्प्लीमेंट किया, और फिर एक नया मेमोरेंडम जो है वो उन्होंने इशू किया था। तो हमें एक्चुअली किस चीज़ पे फोकस करने को कहा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है कि ऑफिस मेमोरेंडम का जो पूरा केस है वो एक सेटिस्फैक्ट्री एंड पर तब पहुंचा जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वर्डिक्ट दी। अगर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट नहीं देते, अगर सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहते कि ये जो मेमोरेंडम आया है ये सही है सोसाइटी के लिए, तो फिर क्या होता, आपको ये सोचना है कि हाउ इट कुड हैव बीन डिफरेंट। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो इन सिचुएशंस में क्या होता ये आपको अब सोचना है। इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, तो वही जैसे अभी मैंने आपको बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा देश में कुछ होता ही नहीं, अगर कोई ऐसी जगह ही नहीं होती जहाँ पे जाके लोग अपनी नाराजगी को व्यक्त कर सकें। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि इस रिजर्वेशन के खिलाफ थे, तो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो किसको जाके ये लोग कहते कि हम इस रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, हमें ये चीज नहीं पसंद, तो कहाँ पे वो अपील करते जाके। इवन इफ देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, और मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी बट उस सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर ही नहीं होती कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस को जज कर सके, तो फिर क्या होता। अगेन फिर जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन के खिलाफ कहीं पे शिकायत ही नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को एक तरीके से
दब के रहना पड़ता, उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो मोनार्की वाले सिस्टम में रह रहे हैं, उनके ऊपर चीजें थोपी जा रही हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम निकाला और बहुत सारे लोग उससे खुश नहीं हैं, तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे वो लोग अपनी नाराजगी, अपनी असहमति बता सके। तो अगर सुप्रीम कोर्ट देश में है बट वो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के एक्शंस के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट का फायदा नहीं होगा आम जनता के लिए, क्योंकि जरूरी नहीं जो गवर्नमेंट है वो हमेशा सही काम ही करे या सही डिसीजन ही ले। कभी कभी गवर्नमेंट के डिसीजन भी जनता के खिलाफ हो जाते हैं, और ऐसे केस में जो जनता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है और न्याय मांगती है। तो अगर हम सेकंड केस की बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट होता और गवर्नमेंट के एक्शंस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहने की जो पावर है वो नहीं होती, तो लोग बहुत ज्यादा सफर करते और वो एक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होती, क्योंकि वहां पे लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी जो ओपिनियन है उसको नहीं व्यक्त कर पाते, और न्याय जो है वो नहीं पा पाते। Even if it had the power, no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict. अब तीसरा जो सिचुएशन है वो ये है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट देश में है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस के खिलाफ बोल सकता है, बट लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। लोगों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट में कोई प्ली डालेंगे, कोई केस फाइल करेंगे तो हमें न्याय मिलेगा। लोगों को न्याय मिलने की जो उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं है। तो इस केस में अगेन क्या होता कि लोगों को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस डालते ही नहीं। वो क्या करते, वो बस परेशान होते रहते, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते, वो धरने करते, वो दंगे करते, बट वो सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं डालते, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई न्याय मिलेगा। तो ये केस भी हमारे देश के लिए सही नहीं होता। Even if it gave a fair judgment, if those who appealed against the government order did not accept the judgment. अब चौथा केस ये है, इसमें सारी चीजें ऊपर वाली, कि देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद भी की जा सकती है कि वो फेयर जजमेंट देता है, मतलब कि वो सही बात बोलते हैं। बट क्या होता अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दी, कोई डिसीजन लिया, और जो लोग हैं उस ऑर्डर को नहीं मानते। मतलब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कुछ लोगों ने जो कि 27% वाले रिजर्वेशन के खिलाफ थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। अब क्या होता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया और ये केस फाइल करने वाले लोग उस ऑर्डर को मानते ही नहीं, वो कहते कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो इस केस में भी अगेन जो एक तरीके से देश में शांति है वो नहीं रहती, दंगे ही होते। लोग एक तरीके से खुश नहीं होते कि 27% का जो रिजर्वेशन है वो दिया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग होते जो कि इसके सपोर्ट में होते, कुछ ऐसे लोग होते जो कि इसके खिलाफ होते, और जो खिलाफ वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ सहमति नहीं दिखा रहे हैं। तो अगेन इस केस में क्या होता, बहुत ज्यादा देश में उथल पुथल होती और देश में शांति नहीं रहती। सो ये सारे केसेस पढ़ने के बाद हमें ये समझ आया कि देश में शांति बने रहने के लिए या फिर देश सही से काम करे, इसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म तो हो जहाँ पे लोग जो है न्याय पाने की उम्मीद रख सके, जहाँ पे लोग अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है या गलत हो रहा है तो वो जाके बोल सकें। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट देश में चाहिए, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा ही नाम का नहीं होना चाहिए, उसके पास प्रॉपर पावर होनी चाहिए। उसके पास ये भी पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के एक्शंस के खिलाफ भी बोल सके। अब इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास कम से कम लोगों का विश्वास होना चाहिए। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए अपने सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है हमें न्याय देगा। लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि भले ही वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे सुनेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कि नहीं तुम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते। जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ वाली बात को भी सुनेगा, समझेगा और सही न्याय देगा। लोगों का ये जो विश्वास है वो होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पे। और चौथी बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन ले, कोई भी ऑर्डर दे, तो लोग उसको माने, लोग उसको एक्सेप्ट करें। सुप्रीम कोर्ट की एक तरीके से ये वैल्यू होनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है तो उसे सारा देश जो है वो एक्सेप्ट करे। तो ये सारी चीजें होनी बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तभी जाके हमारा देश जो है वो सही से काम कर पाएगा। So this is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy.
तो ये सारे अभी जो हमने केसेस पढ़े और जो अभी हमने डिस्कस किया, उससे हमें ये समझ आता है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसी जुडिशरी हो जो कि इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब उसका गवर्नमेंट से कोई एक तरीके से रिलेशन ना हो, गवर्नमेंट उसको इन्फ्लुएंस ना कर सके, कोई कंट्रोल ना हो गवर्नमेंट का जुडिशरी के ऊपर, कोई कंट्रोल ना हो पार्लियामेंट का जुडिशरी के ऊपर। जुडिशरी अपनी मर्जी की मालिक होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसके ऊपर से कोई कठपुतली की तरह कंट्रोल कर रहा है कि जैसा गवर्नमेंट बोलेगी वैसा ही जो सुप्रीम कोर्ट है वो वर्डिक्ट देगा। इस तरीके का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो है, इन जनरल जुडिशरी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकती है, जो पार्लियामेंट को भी डांट लगा सकती है, जो कि सही तरीके से लोगों को न्याय देने के लिए काम कर सकती है। और वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सके। और ये चीजें एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। All the courts at different levels in a country put together are called the judiciary. अब जुडिशरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हम जुडिशरी बोलेंगे। देश में जितने भी लेवल के कोर्ट्स हैं उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, जुडिशरी। मतलब कि हमारे देश में जितने भी ऐसे कोर्ट हैं जो कि लोगों को न्याय दे रहे हैं, जो कि कोर्ट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, मतलब एक तरीके से केस फाइल करते हैं, तो जहाँ पे लोग न्याय लेने का एक तरीके से वहां पे उम्मीद रखते हैं, वो सारे कोर्ट्स को मिला के हम क्या कहते हैं, जुडिशरी। तो यहाँ पे जुडिशरी की डेफिनेशन जो है आपको दी हुई है। तो क्या है जुडिशरी? एन इंस्टीट्यूशन एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर जस्टिस एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ लीगल डिस्प्यूट। तो जुडिशरी क्या है? एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके पास इतनी पावर है, एम्पावर्ड मतलब उसके पास ये पावर है कि वो लोगों को न्याय दे सकता है, और जस्टिस देने के साथ साथ वो एक ऐसा मैकेनिज्म, एक तरीके से ऐसा तरीका जो है वो स्टैब्लिश करता है, वो देता है, जिससे कि लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, जो एक तरीके से लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, उनको वो रिजॉल्व कर सके, उनका सॉल्यूशन जो है वो कोर्ट दे सके। क्योंकि कोर्ट में क्या होता है, ऐसा ही नहीं होता कि जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया है ना, एक्स पर्सन था, एक्स पर्सन का वाई ने मर्डर कर दिया। अब एक्स पर्सन के जो घर वाले हैं, इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि हमारे जो फैमिली मेंबर है एक्स, उसका मर्डर कर दिया है वाई ने। तो ये कहाँ जाएंगे? एक्स के फैमिली मेंबर कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से क्या उम्मीद करेंगे कि एक्स को जस्टिस मिले, न्याय मिले। और न्याय कैसे मिलेगा? जब वाई को प्रॉपर सजा मिलेगी, क्योंकि अब एक्स तो, उसकी तो डेथ हो गई, उसको जिंदा तो नहीं कराया जा सकता, बट न्याय कैसे मिलेगा? कि जब वाई को प्रॉपर सजा मिले, चाहे वो सजाए मौत हो, चाहे वो जेल हो, जो भी उसके इस क्राइम की जो भी सजा होगी एज लेड बाय आवर लॉज, वो उसको सजा दी जाएगी। तो इस तरीके से न्याय मिलेगा। बट इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि मान लो किसी घर में या किसी जगह पे क्या हो रहा है, कोई जगह है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसके लिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे ए है, वो कह रहा है कि ये मेरी जमीन है, बी कह रहा है ये मेरी जमीन है। अब किसी ने किसी को मारा नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, बट दो लोगों के बीच में झगड़ा है। इस चीज को लेकर भी ये लोग क्या जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। और कभी देखा ना क्या, सो यू इन कोर्ट। तो इस तरीके के झगड़ों को सॉल्व करने का काम जो है वो भी कोर्ट करता है। मतलब अब ये एक कोर्ट में जाएंगे और वहां पे अपने अपने मत रखेंगे कि ये मेरी जमीन थी, या जो भी है, दोनों अपने मत रखेंगे और कोर्ट जो है वो एक तरीके से डिसाइड करेगा, वो इनके ये जो झगड़ा है इसको रिजॉल्व करने का काम करेगा और बताएगा कि हाँ ये जमीन एक्चुअली किसकी है, और इस तरीके से जो झगड़ा है वो सॉल्व होगा। तो जस्टिस देने के साथ साथ जो हमारे कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है, वो क्या करती है, वो लीगल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का भी काम करती है, उसके लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड कराती है। नाउ ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज जुडिशरी। अब देश में जितने भी कोर्ट हैं, भले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हों, भले ही वो स्टेट लेवल के कोर्ट हों जिन्हें हम हाई कोर्ट्स कहते हैं, और भले ही वो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, जितने भी तरीके के कोर्ट हैं उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। सो मोटे मोटे तौर पे हमारे देश में 3 लेवल पे कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो लोकल कोर्ट्स होते हैं, राइट, उसके ऊपर होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कैसे हो गए? जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट होता है, हमारे ये पूरा एक देश है, राइट, इस देश में स्टेट्स हैं और हर एक स्टेट जो है वो और डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का ना अपना कोर्ट होगा, इसी तरीके से हर एक स्टेट का भी अपना कोर्ट होगा, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर आता है हाई कोर्ट, जो कि है हमारा ये हर एक स्टेट का कोर्ट। जैसे यहाँ पे 4 स्टेट हैं, तो हर एक स्टेट का अपना अपना कोर्ट होगा, उसे हम कहेंगे हाई कोर्ट। और इन सब के ऊपर
एक कोर्ट होगा जो कि होगा पूरे नेशनल लेवल का कोर्ट, इसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सिर्फ एक है, राइट, क्योंकि वो सबसे ऊपर का कोर्ट है, नीचे बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट थी, ये डीडी वाले हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर है हाई कोर्ट। अब इन हाई कोर्ट के भी ऊपर एक बॉडी है जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, और ये सबसे ऊंचा कोर्ट है हमारे देश में, सबसे हाईएस्ट जो है कोर्ट है। अगर आपको मतलब न्याय लेना है तो सबसे लास्ट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट है जहां पे आपको न्याय मिल सकता है, मतलब हाईएस्ट लेवल है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और ऐसी बॉडी नहीं है जो कि न्याय देती है। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि हमारे देश में अलग अलग लेवल पे कोर्ट्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे ऊंचा कोर्ट है, और वो एक ही है, राइट, क्योंकि नेशनल लेवल का है भाई, देश एक है तो कोर्ट भी एक ही होगा। अब स्टेट बहुत सारी हैं, 28 स्टेट हैं, तो आपको काफी सारे हाई कोर्ट्स देखने मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट और भी ज्यादा है तो और ज्यादा आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने मिलेंगे। Now the Indian judiciary consists of a supreme court for the entire nation। अब जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम चीज यहाँ पे आपको बताई हुई है कि इंडियन जुडिशरी में क्या है, एक इंटायर नेशन के लिए, पूरे देश के लिए एक कोर्ट है जो कि है सुप्रीम कोर्ट। देन हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, और स्टेट्स के लिए क्या है, हाई कोर्ट्स हैं। एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और लोकल लेवल कोर्ट्स हैं। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अब इंडिया में क्या है, एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, मतलब कि ये जो कोर्ट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कैन कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। जुड़े होने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है वो देश में बाकी जितने भी कोर्ट हैं उन्हें कंट्रोल करता है, उन्हें एक तरीके से सुपरवाइज करता है। Its decision are binding on all other courts of the country। अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है वो नीचे के सारे जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको मानना पड़ेगा, उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया तो नीचे के जितने भी कोर्ट हैं, चाहे हाई कोर्ट, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोकल कोर्ट, इन सभी लोगों को वो बात माननी होगी, वो जजमेंट माननी होगी। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को ले सकता है बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। मतलब कि अगर दो नॉर्मल सिटीजन्स के बीच में झड़प हो गई है, कोई झगड़ा हो रहा है, डिस्प्यूट है, तो वो दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर डिस्प्यूट किसी एक सिटीजन या फिर गवर्नमेंट के बीच में है, मतलब कि अगर जो आम नागरिक हैं उनके बीच में और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो भी उसको लेकर जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। जैसा कि हमने ऑफिस मेमोरेंडम वाले केस में देखा था कि उसमें जो आम जनता है वो गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ थी। जो 27% वाला डिसीजन था रिजर्वेशन का गवर्नमेंट का, उसके खिलाफ जनता थी। तो वो क्या किया उसने, जनता ने, जो सिटीजन्स हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग सिटीजन्स के बीच में भी अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है उसको टेकअप कर सकता है। अगर सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है ले सकता है। एंड बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, अगर एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी कोई झड़प है, कोई डिस्प्यूट है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेकअप कर सकता है। जैसे कि एक फेमस केस चलता है कावेरी वाटर डिस्प्यूट, तो ये तमिलनाडु एंड कर्नाटका के गवर्नमेंट के बीच में, तमिलनाडु एंड कर्नाटका के बीच का ये केस है। अब ये दोनों जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इस तरीके से अगर 2 या 2 से ज्यादा कोई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए या अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाने के लिए जा सकती हैं। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। अब सुप्रीम कोर्ट का नाम ही आप देख लो कि सुप्रीम है, मतलब कि वो सबसे ऊंचा है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस का मतलब ये है कि ये एक ऐसी हाईएस्ट ऑथोरिटी है जिसके पास आप अपील कर सकते हो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट। मतलब अभी आपको मैं बताती हूँ, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोर्ट था। अब एक्स और वाई में हुआ झगड़ा, ठीक है। अब एक्स और वाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, बट एक्स को ये जो डिसीजन है वो समझ नहीं आया, मतलब कि वो पसंद नहीं आया। तो एक्स ने क्या किया, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील डाल दी, कहां पे, हाई कोर्ट में।
राइट। एक्स ने क्या किया, एक्स ने बोला कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही नहीं लगा है, और उसने अपील कहाँ डाल दी, वो हाई कोर्ट में अपील डालेगा। अपील का मतलब क्या हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, जो उससे नीचे वाले कोर्ट ने डिसीजन दिया है वो उससे असहमत है। अब मान लो हाई कोर्ट ने भी कोई डिसीजन दिया, राइट, और हाई कोर्ट के डिसीजन से भी एक्स खुश नहीं है, तो अब एक्स हाईएस्ट अथॉरिटी के आगे सुप्रीम कोर्ट है जो कि, अब वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकता है हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ अपील लेके कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था मैं उससे खुश नहीं हूं और प्लीज आप देखो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है वो उसे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई और ऐसी बॉडी नहीं है जिसके के ऊपर वो अपील कर सके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ, राइट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आपने की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ आपने अपील डाली सुप्रीम कोर्ट में, बट सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो फाइनल है, वो उसके ऊपर फिर आप और कहीं नहीं जा सकते। इसीलिए क्या बोला कि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। नाउ सिविल केसेस, जैसे कि जो लड़ाई झगड़े वाले मामले हो गए, जैसे जमीन के रिगार्डिंग कोई केस हो गया, आपसी झगड़ा, इस तरीके के जो केस हैं। क्रिमिनल केस जैसे आप एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो, किसी ने चोरी कर दी, डकैती डाल दी, किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, तो ये सारे जो क्रिमिनल केस हैं, राइट, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके के मतलब जो क्राइम्स हैं एक तरीके से उनको कैटेगरीज में बांटा हुआ है, सिविल केस, क्रिमिनल केस, राइट। तो हर तरीके के केस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। सो इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हाई कोर्ट के डिसीजन से कोई ना खुश है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। अब कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से ना खुश है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाए, नहीं, उसे क्या करना होगा, अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से ना खुश है तो उसे पहले हाई कोर्ट में जाना होगा, और हाई कोर्ट के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील फाइल कर दे, राइट। तो एक ये जो हायरार्की है ये उसे फॉलो करनी पड़ेगी। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मींस दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। तो ये मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता चुकी थी कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, कि जो जुडिशरी है वो किसी के दबाव में नहीं है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना ही तो लेजिस्लेचर जैसे जो हमारी पार्लियामेंट है वो जुडिशरी को कंट्रोल करती है, ना ही एग्जीक्यूटिव जो हमारी गवर्नमेंट है वो जुडिशरी को कंट्रोल करती है। मतलब जुडिशरी के ऊपर किसी का दबाव, किसी का कंट्रोल नहीं है। जुडिशरी अपनी मर्जी से एकदम फ्री होके इंडिपेंडेंटली काम करती है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। जो जजेस हैं जो न्याय एक तरीके से देते हैं या जो डिसीजन देते हैं, है ना, जो हमारे जज हैं वो ना ही तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कोई बात जाके जज को बोले कि देखो आप ना ये डिसीजन दो, तो गवर्नमेंट जज को नहीं बता सकती आपको क्या करना है क्या नहीं। गवर्नमेंट जो है वो जज को कंट्रोल नहीं करेगी, जज अपनी मर्जी से जो करना है वो करेगा, जो डिसीजन उसको देना है पूरे सारे तथ्यों को देख के, फैक्ट्स वगैरह को देख के, तो जज अपनी मर्जी से, अपनी समझदारी से जो डिसीजन है वो देगा, ना ही गवर्नमेंट के इशारों पर वो चलेगा, राइट। ना ही तो जो जज है वो उस पार्टी के हिसाब से चलेगा जो कि अभी पावर में है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बीजेपी पावर में है, तो अगर किसी कोर्ट का जज जो है वो उसके ऊपर बीजेपी पार्टी का कोई दबाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जज जो है वो बीजेपी पार्टी के हिसाब से चलेगा कि भाई पार्टी ने ये बोला है तो मैं वही डिसीजन दूंगा। इस तरीके से कोई जोर जबरदस्ती, कोई जो कंट्रोल है जज के ऊपर किसी का नहीं होगा। दैट इज वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। और ये इंडिपेंडेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंस नहीं होगी, अगर कोर्ट जो है वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलेगा, तो देखो अगर कोई जनता, कोई अगर सिटीजन है जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ किसी चीज के लिए अपील कर रहा है, तो क्या वो पर्सन ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसे न्याय मिलेगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि मान लो जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है होने का मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, गवर्नमेंट जो है वो जज को कंट्रोल करती है। अब इस केस में मान लो एक सिटीजन था, ठीक है, जिसके साथ जो है एक तरीके से गवर्नमेंट ने अत्याचार किया। अब ये सिटीजन गया जज के पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास या किसी भी कोर्ट में वो गया और उसने अपील डाली कि भाई मेरे साथ गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे गलत किया है। तो क्या अब ये जो सिटीजन है वो ये उम्मीद रख सकता है कि ये जज उसको सही न्याय देगा? क्योंकि जो जज है वो तो गवर्नमेंट के इशारों पे काम कर रहा है, और जज क्योंकि गवर्नमेंट के इशारों पे काम कर रहा है
तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलेगा ही नहीं, भले ही गवर्नमेंट ने सच में इस पर्सन के साथ, इस सिटीजन के साथ गलत किया हो, तो भी जो जज है वो डिसीजन गवर्नमेंट के फेवर में देगा। इस बेचारे सिटीजन को फिर एक तरीके से अन्याय ही मिलेगा। तो किसी के साथ अन्याय ना हो, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके का कोई भी कनेक्शन जज मतलब कि कोर्ट एंड गवर्नमेंट के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में नहीं होना चाहिए, ताकि जो जनता है उन्हें सही तरीके से न्याय मिल सके। इंडिया हैज अचीव्ड दिस, और क्लियरली इंडिया की जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिया के जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर किसी पार्टी का, किसी गवर्नमेंट का जोर नहीं है। जजेस जो हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं। अगर आप न्यूज भी देखते होगे ना कंटिन्यूसली, मतलब आप नॉर्मली न्यूज पे नजर रखते होंगे, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है ना, न्यूज आती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को फटकार लगाई। तो इस तरीके की बातें हमें सुनने मिलती हैं, क्योंकि जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कुछ सही काम नहीं कर रही है तो उसको डांटते हैं, उसको मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि आप ये काम गलत कर रहे हो। इसी तरीके से अभी रिसेंटली एक वच्चती केस जो है वो सामने आया है, जो कि बहुत पुराना केस है, मतलब लगभग 30 साल पुराना केस है, काफी साल पुराना केस है। अब उस केस में क्या है कि जो वच्चती विलेज है, एक तरीके से वहां पे काफी सारे ट्राइबल्स जो हैं वो रहते थे, वो ट्राइबल्स की विलेज थी। और पहले क्या हुआ था, वहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने क्या किया, एक दिन अचानक से बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो उस विलेज में आए और एक तरीके से आतंक मचा दिया पुलिस ने। उन्होंने क्या इल्जाम लगाया विलेज के लोगों के ऊपर कि जो विलेज के लोग हैं वो गलत तरीके से जो चंदन है उसकी तस्करी कर रहे हैं। और इस इल्जाम के ऊपर बहुत सारे जो पुलिस वगैरह हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो इस विलेज में घुसे और एकदम तहस नहस सब कुछ मचा दिया। इवन उन लोगों ने जो कुएं हैं, कुएं के पानी में भी जहर मिला दिया ताकि जो विलेज के लोग हैं वो पानी पिए और मर जाएं। इस तरीके का काम किसके द्वारा किया गया? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा किया गया, और गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। और इस ये जो कम्युनिटी है, ये जो विलेज है, उन्होंने फिर ये केस जो है फाइल किया कोर्ट में ताकि उन्हें न्याय मिले, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था। उनके ऊपर इस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा था और उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। इवन बहुत सारे ऐसी महिलाएं थी जिनके साथ रेप भी हुए। तो इस लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो पहुंच चुके थे। तो जो लोग हैं उन्होंने फिर केस फाइल किया और अब जाके 2023 में जो लोग हैं उन्हें न्याय मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको दोषी ठहराया है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट है वो गवर्नमेंट के खिलाफ गई है और उन्होंने जो जनता है, जो वच्चती विलेज के लोग हैं, उनको न्याय दिया है। भले ही बहुत ज्यादा टाइम लग गया, ये केस जो है वो बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब 1992 का केस है। एक तरीके से ये जो पूरा इंसिडेंट है 1992 में हुआ था, और अब जाके 2023 में जाके लोगों को न्याय मिल रहा है। बट न्याय तो मिला एटलीस्ट। हम ये तो देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वर्डिक्ट सुनाई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो दोषी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मतलब हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है या हमारे देश की ओवरऑल जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है, वो लोगों को न्याय देने में फोकस करती है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट and high courts are appointed by the president on the advice of prime minister and in consultation with the chief justice of the supreme court। तो जब हमने प्रेसिडेंट वाला जो सेक्शन है वो पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो प्रेसिडेंट है वो बहुत सारे ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करते हैं। तो उसमें एक जो ऑफिशियल थे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जजेस हो गए, इनको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ना एडवाइस करते हैं। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर कैसे एडवाइस करते हैं? वो चीफ जस्टिस जो होते हैं हमारे इंडिया के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कौन होते हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के सबसे टॉप मोस्ट जज होते हैं, एक तरीके से हमारे हेड होते हैं जजेस के। तो इनकी कंसल्टेशन के साथ और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के साथ पर्सन्स को एक तरीके से एडवाइस किया जाता है प्रेसिडेंट को कि आप इनको जज बना दो। तो प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से किसी को भी जज नहीं बनाते, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से पर्सन्स को जज बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एंड हाई कोर्ट का। इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन्स दैट द सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट द न्यू जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। और नॉर्मली अभी क्या है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो
सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर जजेस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, वो क्या करते हैं, वो एक तरीके से एडवाइस देते हैं कि किस किस को जज बनाना है, किन किन को मतलब अभी वापस जो एक तरीके से जूनियर लेवल पे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, या हाई कोर्ट पे किन किन को हाई कोर्ट का जज बनाना है। तो ये सारी चीजों को कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं वो एक तरीके से एडवाइस देते हैं। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अपनी मर्जी से किसी को नहीं चुनते, प्राइम मिनिस्टर भी किन लोगों की एडवाइस से काम करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस होते हैं उनकी एडवाइस से काम करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस के लिए भी एडवाइस करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनके लिए भी एडवाइस करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब आप देखोगे कि मोटे मोटे तौर पे हमें क्या देखने मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ही जो सीनियर जजेस हैं वो नए जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस दे रही हैं। तो इस केस में ना बहुत कम स्कोप रह जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के लिए कि वो कुछ इंटरफेरेंस करेंगे। द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज यूजुअली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस। अब नॉर्मली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे सीनियर जज होता है उसको क्या बनाया जाता है, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, मतलब कि वो टॉप लेवल का जज होंगे इंडिया के। तो किस बेसिस पे किसको चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो बेसिकली जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर मेंबर होंगे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनको जो भी उनके सीनियरिटी के क्राइटेरिया होंगे कि किस बेसिस पे वो सीनियर डिसाइड करते हैं, तो जो सबसे सीनियर पर्सन होंगे उन्हें हम चीफ जस्टिस बनाते हैं, मतलब कि उन्हें चीफ जस्टिस की तरह प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजीशन। अब अगर किसी पर्सन को एक बार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज बना दिया गया, तो फिर ये लगभग नामुमकिन है कि उस पर्सन को उस पोजीशन से हटाया जा सके। मतलब कि ये ऐसे बच्चों वाला खेल नहीं है कि आपने किसी पर्सन को आज हाई कोर्ट का जज बना दिया और कल उसे हटा दिया। नहीं, हटाना इतना आसान नहीं है। इट इज एज डिफिकल्ट एज रिमूविंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि किसी जज को, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना उनकी पोजीशन से उतना ही मुश्किल है जैसे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उन्हें उनकी पोजीशन से हटाना। मतलब कि आप देख सकते हो कि ये जो प्रोसीजर होगा हटाने का वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना आसान नहीं है कि बस आज उसे जज बनाया और कल मन किया तो जज से हटा दिया, ऐसा नहीं होगा। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 of the members of two houses of the parliament। तो एक impeachment का प्रोसीजर होता है और जज जो हैं उनको impeachment के थ्रू ही रिमूव किया जा सकता है। तो बेसिकली impeachment का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब एक तरीके से जो पार्लियामेंट है, या फिर स्पेशली जो ट्रिब्यूनल बनती है, मतलब एक तरीके से अलग कोर्ट बनता है, वो जब किसी पब्लिक ऑफिशियल को किसी मिसकंडक्ट के लिए, किसी गलत काम के लिए हटाते हैं तो उसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं। मतलब आपको बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो मोटे मोटे तौर पे जब किसी बहुत बड़ी हस्ती को, जो पब्लिक ऑफिशियल है, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पर्सन है, उसको जब उसके पद से हटाने की बात होती है तो हम इम्पीचमेंट शब्द का एक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब नॉर्मली किसी का इम्पीचमेंट नहीं होता है, ये स्पेशल लोगों का ही इम्पीचमेंट होता है, राइट। तो इम्पीचमेंट मोशन जो है वो पास किया जाता है, और ये कैसे पास होता है कि जो हमारे दोनों हाउसेस हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन दोनों से ही हमें 2/3 की मेजोरिटी जो है वो चाहिए होगी। मतलब कि एक तरीके से ना मेजोरिटी माने क्या है, जैसे जो जज हैं उन्हें हटाने की किसी ने इनिशिएट किया, उनको हटाने के लिए लोकसभा में मान लो किसी पर्सन ने, या लोकसभा में एक तरीके से इनिशिएटिव लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं उन्हें रिमूव करना है, तो एक तरीके से इस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट होगा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए इम्पीचमेंट का इनिशिएटिव लोकसभा में हुआ है तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूं मैं, बस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ आपको कि एक तरीके से क्या करना होगा कि लोकसभा में जो लोग हैं उनको स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करना होगा। इस एक तरीके से जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रस्ताव रखा है, इसको स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब कि 2/3, एक तरीके से आप मोटे मोटे तौर पे समझो कि 2/3 की मेजॉरिटी से लोगों को यहाँ पे वोट देना होगा और इसे पास करना होगा।
और जब वो एक हाउस से मतलब लोकसभा से मान लो पास हो गया, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में भी इस तरीके से 2/3 की मेजोरिटी जो है वो होनी चाहिए। अभी 2/3 की मेजोरिटी का मतलब ये भी है कि जैसे जितने लोग उस टाइम पे प्रेजेंट हैं और जितने लोग उन प्रेजेंट में से वोटिंग दे रहे हैं, इन दोनों को मिला के, प्रेजेंट एंड वोटिंग, इन दोनों का मिला के मान लो 100 लोग हैं जो प्रेजेंट हैं एंड वोट दे रहे हैं, इनका 2/3 जो है उतने लोग कम से कम वोट देनी चाहिए, तब जाके इस ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसको माना जाएगा, इसको पूरा पास माना जाएगा। तो एक तरीके से जो प्रोसीजर है वो इतना आसान नहीं है, और आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या 2/3 है, क्या इम्पीचमेंट है। बेसिकली अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज इनको हटाना है तो वो इतना आसान काम नहीं है। इनको हटाने के लिए आपको एक इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो करना पड़ेगा। और इस इम्पीचमेंट के प्रोसीजर में क्या होता है कि दोनों ही जो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें हमें 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है। मतलब 2/3 की मेजोरिटी से दोनों हाउसेज से पास होना चाहिए सेपरेटली। नाउ इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, और हमारे देश में ऐसा कोई इम्पीचमेंट जो है जजेस को लेकर नहीं हुआ है। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। अब हमारे देश की जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जुडिशरीज में से एक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास, वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये जो हैं, इन लोगों के पास पावर है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि मान लो कोई लाइन लिखी है सुप्रीम कोर्ट में, कोई लाइन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लाइन लिखी है, अब उस लाइन का एक्चुअल मतलब क्या निकाले, वो इंटरप्रिटेशन, वो मतलब निकालना किसके पास है ये पावर? वो हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास है। कि मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो ये कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ लिखा है तो वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है, वो हमें सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बताते हैं। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ of the legislature or the actions of the executive, whether at the union level or at the state level, if they find such a law or action is against constitution। अब अगर हमारे जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये किसी भी ऐसे लॉ को इनवैलिड ठहरा सकते हैं जो कि इन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। अब भले ही वो लॉ नेशनल लेवल वाला लॉ हो या किसी पर्टिकुलर स्टेट में वो लॉ आया हो, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लग रहा है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो नेशनल लेवल वाले लॉ को हटा देगा, मतलब उसे इनवैलिड करार देगा। और सुप्रीम कोर्ट स्टेट वाले लॉ को भी एक तरीके से इनवैलिड करार दे सकता है। बट हाई कोर्ट जो है वो नेशनल लेवल वाले लॉ को, सेंट्रल लेवल के, नेशनल लेवल के जो लॉज हैं उनको वो इनवैलिड नहीं करार दे सकते। हाई कोर्ट जो है वो स्टेट लेवल के लॉ को इनवैलिड करार दे सकता है अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उनके स्टेट में अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देश में किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है। Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in country when it is challenged before them। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे कोर्ट्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी legislation, मतलब किसी भी लॉ की या किसी भी एक्शन की जो कि एग्जीक्यूटिव द्वारा किया गया है, उसको वो चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक्शन, क्या वो legislation हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा। राइट, सो दिस इज नोन एज द जुडिशियल रिव्यू। और इस चेकिंग को ही हम क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जब हमारे कोर्ट एग्जीक्यूटिव्स के किसी भी एक्शन को रिव्यू करते हैं कि कहीं वो एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो नहीं जा रहा, इसी चीज को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, कि हमारे कोर्ट रिव्यू कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के किसी एक्शन या लेजिस्लेशन को। The Supreme Court of India has also ruled that the core or basic principles of the Constitution cannot be changed by the Parliament। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डिक्लेयर किया, एक तरीके से ये बोला है कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है उसे लॉज बनाने का हक है, बिल्कुल है। उसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने का हक है, यस वो भी है। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें कोई भी नहीं हिला सकता। उन बेसिक प्रिंसिपल्स में कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आप इसे यूं समझ सकते हो कि मान लो ये एक घर है, राइट। अब इस घर में यहाँ पे किचन है, यहाँ पे मान लो वॉशरूम है, और यहाँ पे
बेड रूम्स हैं, ठीक है, और ये बीच में हॉल है, ये रूम है। अब इन रूम्स में कहाँ पे चेयर रखनी है, यहाँ पे बेड रखना है, यहाँ पे चेयर रखनी है, यहाँ पे टेबल लगानी है, इन रूम्स के अंदर आपको जो चेंज करना है वो चेंज करो, राइट। बट आप इस पूरे घर के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर को चेंज करने का मतलब ये है कि भाई आपको किचन यहाँ पे है तो वो यहीं रहेगी, आप किचन को उठा के यहाँ नहीं ला दोगे, क्योंकि भाई किचन है, वहां पे स्लिप्स होंगी, सिंक होगा, सब कुछ होगा, तो आप उसे उठा के यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। ये बेडरूम है, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, इसके अंदर आपको जो भी चेंज करना है वो आप कर सकते हो। आज किचन में आपने बर्तन यहाँ रखे हैं तो आज यहाँ से हटा के यहाँ रख सकते हो। आपको मतलब जो अंदर चेंजेस लाने इधर उधर वो ला सकते हो। बट वैसे घर में जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे किचन, यहाँ हॉल, यहाँ वॉशरूम, यहाँ रूम्स, तो ये चीज सेम रहेंगी। इनके अंदर जो आपको घपला करना है वो मतलब जो चेंज करने हैं वो कर सकते हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको बदला नहीं जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। The power and the independence of the Indian judiciary allow it to act as the guardian of the fundamental rights। अब हमारे देश की जो जुडिशरी है उसके पास जो पावर है वो जिस तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो ये जो इंडिपेंडेंस एंड पावर जो है वो हमारे देश की जुडिशरी को फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन बनाती है। एक तरीके से हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम हमारी जुडिशरी करती है। We shall see in the next chapter that the citizens have a right to approach the court to seek a remedy in case of any violation of their right। तो हम अगले चैप्टर में ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में जो सिटीजन्स हैं उनके पास ये अधिकार है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का कोई भी उल्लंघन करता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपनी अपील लेकर, मतलब अपना जो प्रॉब्लम है वो लेकर। नॉर्मली आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, बट इन केस आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो, राइट। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरीके से देश में जो लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, गार्ड करता है। In recent years, the courts have given several judgments and directives to protect public interest and human rights। तो रिसेंटली बहुत सारे कोर्ट के ऐसे जजमेंट आते रहते हैं जिसमें कि जो कोर्ट है वो ये डायरेक्ट करता है, वो एक तरीके से ये निर्देश देता है कि ह्यूमन राइट जो है, लोगों के जो अधिकार हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, मतलब कि जनता का एक तरीके से जिसमें भला है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब कि लोगों की भलाई हो, लोगों के ह्यूमन राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो। इस तरीके के जो जजमेंट्स हैं वो कोर्ट देते रहते हैं। एनी वन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन जो है वो कोर्ट में जा सकता है अगर उसे लगता है कि जनता का इंटरेस्ट जो है, एक तरीके से जनता के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, अगर गवर्नमेंट ने जनता के खिलाफ कुछ भी किया है, तो पर्सन्स जो हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो कोर्ट में जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखो ये सारी जो चीजें है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे दिस इज कॉल्ड, ये कॉल्ड वाली चीजों को ना आप हाईलाइट कर लिया करो, जहां पे भी लिखा है कि दिस इज कॉल्ड या दिस इज नोन एज। क्योंकि मान लो 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ऐसे हमने अभी ऊपर देखा था जुडिशियल रिव्यू, कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, तो आपको आसानी से पूछा जा सकता है कि भाई जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। इसी तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो ये सारी जहाँ पे ये कॉल्ड लिखा हो, नोन लिखा हो, भाई इसको तो आप 1-2 मार्क्स के लिए मतलब हाईलाइट कर लिया करो कि ये चीज तो पूछी जा सकती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बेसिकली क्या हो गया कि अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि इन जनरल जनता के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो पर्सन जो है वो किसी के भले के लिए जाके कोर्ट में केस डाल सकता है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर 2 पर्सन्स के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, या ये एक्स है और ये वाई है, और वाई ने एक्स के साथ कुछ गलत कर दिया है, तो एक्स जो है वो अपनी प्रॉब्लम को लेके जाएगा कोर्ट में। मतलब कोई और पर्सन क्यों एक्स की तरफ से जाएगा, राइट। तो नॉर्मली क्या होता है कि भाई जिस पर्सन के साथ गलत हो रहा है वो पर्सन खुद जाता है कोर्ट में बताने के लिए, एक तरीके से न्याय मांगने के लिए। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन है जिसका इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है एक्स और वाई से, बट ये थर्ड पर्सन देख रहा है कि एक्स के साथ अन्याय हो रहा है, एक्स के साथ गलत हो रहा है, और ये जो गलत है ये ऐसी चीज है कि ये पूरे बड़े लेवल पे जनता को अफेक्ट कर सकता है। मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, अब भले ही इस थर्ड पर्सन का, इस तीसरे पर्सन का एक्स और वाई से कोई लेना देना नहीं है, बट
ये जो पर्सन है ये कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि एक्स के साथ गलत हो रहा है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब ये हो गया कि जब जनता की भलाई के लिए कोई और पर्सन बाहर से केस जो है वो डाले कोर्ट में और न्याय जो है वो सीख करे। अब पीआईएल को अगर आपको और अच्छे से समझना है तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे देश के सबसे फर्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का है, कि हमारे देश में जो सबसे पहली पीआईएल केस जो डरा था उससे रिलेटेड है। तो ये केस था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये जो केस है ये किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं, अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स होते हैं, एक तरीके से ऐसे जेल में बंद कैदी जिनके ऊपर अभी केस चल रहा है, उनके ऊपर अभी डिसीजन नहीं आया है कि वो क्रिमिनल हैं भी या नहीं, वो गुनहगार हैं भी या नहीं, मतलब अभी डिसीजन नहीं आया है, उनके ऊपर केस चल रहा है और इस केस चलते हुए वो जेल में बंद हैं। तो इस तरीके के जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब कि वो एक तरीके से इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे थे। और जरूरी नहीं है कि जितने भी सारे लोगों के ऊपर केस चल रहा है और वो जेल में बंद हैं वो आखिरकार गुनहगार ही पाए जाएं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जिनके ऊपर केस तो चल जाता है, जो जेल में तो चले जाते हैं, बट अल्टीमेटली क्या पता चलता है कि वो बेगुनाह है। तो इस तरीके से बेसिकली ये केस किन लोगों के लिए था? ये जो केस था वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की जो इनह्यूमन कंडीशंस थी जेल में उससे रिलेटेड था, राइट। तो एक एडवोकेट थे, उन्होंने इस पीआईएल को जो है डाला था इन प्रिजनर्स के लिए। तो देखो इन प्रिजनर्स ने अपने लिए कोई केस नहीं डाला, ये जो प्रिजनर्स थे उन्होंने अपने लिए कोई केस नहीं डाला कि भाई हमें रिलीज करो या हमारी सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, क्यों हमें अभी तक बंद करके रखा हुआ है। इन प्रिजनर्स ने खुद से ये केस नहीं डाला, कोई तीसरा पर्सन था, एक एडवोकेट थे, जिन्होंने कि ये देखा कि इन प्रिजनर्स की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। एक न्यूज़ आर्टिकल आया था जिसमें कि इन प्रिजनर्स की जो खराब सिचुएशन है उसके बारे में बात की गई थी, और उस न्यूज़ आर्टिकल के बेसिस पे जो एडवोकेट थे उन्होंने पीआईएल डाली। तो ये जो एडवोकेट हैं इनका इन प्रिजनर्स से कोई लेना देना नहीं था, और ना ही इन प्रिजनर्स को पता था कि भाई ऐसा कुछ होने वाला है, या इन प्रिजनर्स ने अपने लिए खुद जो है पीआईएल इन्होंने अपने लिए कोई केस जो है वो नहीं डाला। नॉर्मली क्या होता है कि जो पर्सन है जिसके साथ गलत हुआ या इस गलत ऐसे पर्सन जिसके साथ गलत हुआ है उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये पर्सन खुद और इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये नॉर्मली इनको हक होता है कि ये जाके कोर्ट में केस डालें। बट इस केस में आप देख रहे हो कि एक ऐसे एडवोकेट हैं जिनको लग रहा है कि पूरे पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज है कि ऑल जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो एक तरीके से ये जनता के फायदे की बात है और वो इस चीज को कोर्ट में लेके जा रहे हैं। तो ये जो एग्जाम्पल इससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से पब्लिक इंटरेस्ट में जो चीजें लोगों के हित में होती हैं, अगर कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पे लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है या लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उस चीज में कोई पर्सन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में जाके जो लिटिगेशन है वो डाल सकता है। तो वापस से अगर इसको समराइज करें पीआईएल को, तो अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे कि पब्लिक का इंटरेस्ट, जन का जो हित है वो खराब हो रहा है, जनता को नुकसान हो रहा है, तो कोई पर्सन इस चीज को लेकर कोर्ट में जा सकता है। द कोर्ट्स इंटरवीन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजंस। अब कोर्ट जो है वो क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट कभी कभी अपनी पावर का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करने लगती है, मिसयूज करने लगती है डिसीजंस को लेने के लिए, तो कोर्ट जो है वो इस चीज में भी इंटरवीन करते हैं और गवर्नमेंट को रोकते हैं कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे। दे चेक माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। जो कोर्ट है वो ये भी देखते हैं कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं कहीं वो कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे, कोई वो गलत काम तो नहीं कर रहा है, इस चीज से रिलेटेड चेकिंग भी कोर्ट्स करते हैं। That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people. अब क्योंकि जुडिशरी इतना कुछ करती है लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए इतना काम करती है, इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है जुडिशरी में। आज भी लोगों को हमारे देश की जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके ऊपर इतना भरोसा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। देखो जैसे मैंने आपको बचती विलेज का एग्जाम्पल दिया, उसमें देखा कि भले ही इतने सालों बाद लोगों को न्याय मिला, बट न्याय तो मिला। हाँ, काम होने की जरूरत है ताकि इतना टाइम ना लगे लोगों को न्याय मिलने में, थोड़ा जल्दी न्याय मिले तो बहुत अच्छा होगा। बट हाँ, लोगों को ये विश्वास जरूर है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, और ये विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हमारे उस टाइम के जो
प्रेसिडेंट हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे जो श्री जस्टिस JS केहर हैं उनको ओथ दिलवा रही हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से उनकी जो शपथ ग्रहण समारोह है वो हो रहा है। तो शपथ चीफ जस्टिस को कौन दिलवाते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं और वही इन्हें अपॉइंट करते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जुडिशरी क्या काम करती है, किस तरीके से उसकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हमारे बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो पार्लियामेंट हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई, जुडिशरी हो गई, ये सारों का काम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इनके क्या रोल्स हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। और इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर नंबर 4 है क्लास 9 सिविक्स का, ये खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें सही से समझ आई हों। एंड अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड press the bell icon so that you never miss any update. So we will meet in the next video with a new chapter. Bye bye.